हेलो एवरीवन। आज हम सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि सिंगुलरिटी होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो इफ फंक्शन एफ जेड is not analytic at certain points, then that points will be known as singular point, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। और अब इस सिंगुलरिटी को आप दो वे में और कैटेगराइज कर सकते हो। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है कि if the condition of singularity is satisfied by finite number of points, अगर आपका जो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है तब आप कहोगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है। और कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी जो है वो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है तो आप उसे बोलोगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। तो ये लिख सकते हो आप यहां पे, इफ कंडीशन ऑफ singularity is satisfied by finite number of points। यहां पे नॉन आइसोलेटेड के केस में क्या कह सकते हो आप? कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इज सेटिस्फाइड बाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कहने का मतलब आसान भाषा में आप इसे इस तरीके से कह सकते हो कि अगर मेरा कोई फंक्शन है और उसके जब मैं सिंगुलर पॉइंट्स निकालता हूं तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो फिर वो सिंगुलर पॉइंट्स जो होंगे वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे। और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसपे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं तब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स को आप नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स बोलोगे। और इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इन दोनों आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सपोज कि मेरे पास फंक्शन इस टाइप का दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z+2 और z-3। ये मेरे पास एक फंक्शन है। मैंने आपको क्या बताया था कि कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है? नीचे वाले पोर्शन को 0 के बराबर रखना है। तो यहां से z इक्वल टू -2 और 3 जो हो जाएगा ये मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब यहां पे आप ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? फाइनाइट है। और तो किसी पॉइंट पे मेरा ये फंक्शन जो है वो नॉट एनालिटिक तो नहीं है, सिर्फ यही -2 और 3 पे ही मेरा जो है सिंगुलर पॉइंट्स है। बाकी सारे पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी जो है वो z इक्वल टू -2 और 3 पे आ रही है। अब z इक्वल टू -2 और 3 क्या है? दो ही नंबर है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हम इसे बोलेंगे कि -2 जो है मेरा वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है और 3 भी जो है मेरा ये भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है। तो अगर कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है तब वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होगी, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है तब हम उसे बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स बोलेंगे। अब दूसरी वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहां पे ये तो हो गया आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है। अब एफ जेड इक्वल टू अगर ये उस तरीके का दे रखा है 1/sin π/z, करेक्ट। अब फिर से डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? 0 के इक्वल टू रखना है, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि z के किस वैल्यू के लिए मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी के लिए मैं क्या करूंगा?
साइन पाई बाई जेड को मैं 0 के बराबर रखूंगा। करेक्ट। अब इसको मैं 0 को साइन एन पाई भी 0 ही होता है, साइन एन पाई भी। एन की क्या वैल्यू होगी, 0 से लेकर के आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारी वैल्यूज रख सकते हो, क्योंकि साइन 0 जो होता है 0 होता है, साइन पाई भी 0 ही होता है, और साइन माइनस पाई भी करोगे तब भी 0 आएगा, साइन माइनस 2 पाई या प्लस 2 पाई करोगे तब भी 0 आएगा। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि पाई बाई जेड जो है मेरा वो एन पाई के बराबर है। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, तो जेड की वैल्यू जो आई मेरी 1/n आई। अब जेड की वैल्यू जो है मेरी वो 1/n आई, और जो एन की वैल्यूज है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि कंडीशन, जब मैं एन की 0 वैल्यू रखूंगा, 1 रखू, 2 3 4 ऐसे रखूंगा, तो जेड की क्या आई, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी इज सेटिस्फाइड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे जेड की 2 ही वैल्यू थी, फाइनाइट वैल्यू पे मेरा फंक्शन जो था वो नॉट एनालिटिक था। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल रही है जिसपे मेरा फंक्शन नॉट एनालिटिक है। इसका मतलब मेरे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स मिलेगा। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एन की उन वैल्यूज के लिए जिसपे मेरा एन के फाइनाइट वैल्यूज के लिए मुझे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ही मिलेगा, और एन के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए मुझे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर फाइनाइट एन वी विल हैव आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ही मिलेगा फाइनाइट वैल्यू ऑफ एन के लिए। लेकिन फॉर एन जो है वो इंफिनिटी के लिए वी विल गेट नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब यहां पे देखो, जब मैं n इक्वल टू 0 रखता हूं तो जेड की वैल्यू, जब मैं n इक्वल टू 0 रखता हूं तो जेड की वैल्यू मेरी क्या आई, वो इन्फिनिटी आ गई। और 1 रखता हूं तो क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर यहां पे 1/2 आएगा, और फिर -1/2 आएगा। जब आप n की वैल्यू ये रखते हो, तो इन वैल्यूज के लिए, n के फाइनाइट वैल्यूज के लिए z इक्वल टू दिस पॉइंट पे जो हमें सिंगुलरिटी मिलेगी वो मिलेगा हमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी। और n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0। तो n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। तो z इक्वल टू 0 मेरा क्या निकल के आ गया यहां पे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो इस वाले में देखो कि जब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स, तो मैंने क्या बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी होगा, पहला पॉइंट तो ये। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हुए तो उसमें से भी n के फाइनाइट वाले के लिए आइसोलेटेड होगा और n के इनफाइनाइट वाले के लिए नॉन आइसोलेटेड होगा। ये दोनों पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब क्या है कि सिंगुलरिटी को 3 और वे में डिवाइड करते हैं, और उसका भी जानना बहुत जरूरी है। इसको सिंगुलरिटी को 3 वे में और डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं, हमें सबसे पहले क्या है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और रिमूवल सिंगुलर पॉइंट, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलरिटी को भी 3 अलग अलग वे में और कैटेगराइज कर रहे हैं, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट और रिमूवल सिंगुलर पॉइंट। अब हमें देखो क्या था कि जब हमने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किया था किसी एक पॉइंट के अराउंड में, तो अगर हमारे पास इफ z इज इक्वल टू z0 इज ए सिंगुलर पॉइंट है, देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू z0 क्या था। डेफिनेशन पे चले जाइए कि अगर z इक्वल टू z0 पे हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है तो वो क्या था, आप देख लो क्लियरली। ये आपने किया था n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी पे, और
an z माइनस जेड नॉट की पावर n किया था, प्लस n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक आपने क्या किया था, bn अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 टाइप की सिंगुलरिटी, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स। उससे पहले हमने एक बार ये देख लिया कि अगर z इक्वल टू जेड नॉट मेरा सिंगुलर पॉइंट है और मुझे लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन उसी पॉइंट के अराउंड करना है, तो लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का होगा जिसमें नेगेटिव पावर्स भी आएंगे। देखो z माइनस जेड नॉट की पावर n है तो नेगेटिव पावर्स है, यहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर माइनस n हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसके नेगेटिव पावर्स है। तो अब क्या है कि एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स में क्या होता है, अभी मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं। एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स में क्या है कि इफ z इक्वल टू जेड नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट्स, देन इफ वी आर डूइंग लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन अराउंड z इक्वल टू जेड नॉट एंड वी आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर्स वेयर द z माइनस जेड नॉट हैव नेगेटिव पावर्स। तो जहां पे अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ z इक्वल टू जेड नॉट पे z माइनस जेड नॉट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स अगर आता है, तब तो वहां पे हो जाएगा एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स। तो अगर हम लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करते हैं किसी पॉइंट के अराउंड और उस पॉइंट के अराउंड जब करते हैं और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स निकल के आ रहा है, तब तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स में क्या है कि नेगेटिव पावर्स जो है वो फाइनाइट निकल के आ रहे हैं। अगर z इक्वल टू जेड नॉट के अलोंग में एक्सपेंड करना है तो z माइनस जेड नॉट के फाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं, और रिमूवल सिंगुलर पॉइंट्स पे z माइनस जेड नॉट का कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्लियरली पहले वाले में क्या है, एसेंशियल वाले में पहला है एसेंशियल। If z equal to z naught is a singular point and we do Lorentz series expansion about z equal to z naught and we get infinite number of negative powers of z minus z naught, then z equal to z naught is essential singular point। ठीक है, आपको क्या करना है कि z इक्वल टू जेड नॉट पे लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करना है और फिर देखना है कि अगर z माइनस जेड नॉट के मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो z इक्वल टू जेड नॉट जो है मेरा वो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। इसी डेफिनेशन में अगर आपको इसी डेफिनेशन में चेंज कर देते हैं नॉन एसेंशियल के लिए। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल के लिए अगर इनफाइनाइट की जगह पे मैं कह देता हूं फाइनाइट, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस जेड नॉट अगर आ जा रहा है, तब आप उसे क्या बोलोगे, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। करेक्ट। रिमूवल के लिए क्या है कि रिमूवल मैं ऐसी बता दे रहा हूं, आप खुद से लिख लेना कि रिमूवल के लिए क्या है कि जब आप z इक्वल टू जेड नॉट पे लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करते हो तो आपको एक भी नेगेटिव पावर नहीं मिलता है z माइनस जेड नॉट का। तो आपको तीनों चीजें पता चल जाएंगी। आपको क्या करना है, बेसिकली z इक्वल टू जेड नॉट पे लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करना है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिल रहा है तो एसेंशियल, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिल रहा है तो नॉन एसेंशियल, अगर आपको एक भी नेगेटिव पावर नहीं मिल रहा है तो रिमूवल सिंगुलर पॉइंट। अब इसे क्या करते हैं कि हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों को समझ लेते हैं। अब आप ये देखो कि एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले कुछ एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास cos z माइनस ए है, अगर और ये देख लेते हैं साइन नहीं इस तरीके से, ये सॉरी cos 1 अपॉन जेड माइनस ए है, ठीक है, और साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए है। तो यहां पे सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, z इक्वल टू ए जो है मेरा सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल टू ए जो है मेरा सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 आ जाएगा, z इक्वल टू ए रखूंगा
तो यहाँ पे इक्वल टू जेड इक्वल टू ए मेरा क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब हमें ये देखना कि भाई ये एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होंगे कि नॉन एसेंशियल्स होंगे। तो आप ये देख लो कि जब आप कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6, और साइन एक्स का जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। इस तरीके से होता है कॉस एक्स का और साइन एक्स का एक्सपेंशन, और ये इनफाइनाइट सीरीज बनती है और ये कहीं पे जाकर के रुकती नहीं, चलती चली जाती है। तो जब उसी तरीके से जब मैं कॉस का करूंगा, अगर मैं जो कॉस 1 अपॉन जेड माइनस ए का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये 1 माइनस कॉस एक्स का क्या था, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4, ये था करेक्ट, ये कॉस का। तो आप जब इसमें करोगे 1 माइनस दिस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर -2 है, जेड माइनस ए की पावर -4 है। तो यहाँ पे जब भी मैं एक्सपेंशन करता चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है हमेशा, कि मेरे पास इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स मिल रहे हैं, करेक्ट, जेड माइनस ए के इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स मिल रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ यही तक होता और आगे सीरीज ना होती तो जो जेड माइनस ए के फाइनाइट टर्म्स मिल रहे थे, देखो 2 ही टर्म मिल रहे थे, तब तो नॉन एसेंशियल होता। लेकिन इस केस में क्या है कि मुझे जेड माइनस ए के अलाउंग जब मैंने एक्सपेंशन किया है कॉस का, तो मुझे इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं और नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है cos 1 अपॉन जेड माइनस ए, ये क्या है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल टू ए पे, करेक्ट। ऐसी जब साइन का एक्सपेंशन करोगे तो कुछ इसी तरीके से आएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पे भी जेड इक्वल टू ए पे जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो जेड माइनस ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिल रहे हैं, तो वहां पे भी जेड इक्वल टू ए जो मेरा हो जाएगा एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स वाले केस के। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, जब नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हम कह रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं। नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट पे हमें अगर जेड इक्वल टू जेड नॉट सिंगुलर पॉइंट्स है तो जेड माइनस जेड नॉट के फाइनाइट नेगेटिव पावर्स मिलने चाहिए, करेक्ट। तब हम कहेंगे जेड इक्वल टू जेड नॉट जो है मेरा वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज और था कि जो जेड इक्वल टू जेड नॉट पे जब मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करूंगा तो जेड माइनस जेड नॉट के फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिलेंगे। तो जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगा दैट विल बी कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर, उस ऑर्डर का पोल होगा, करेक्ट। तो यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि जेड इक्वल टू जेड नॉट पे इफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज डन देन जेड माइनस जेड नॉट देन नेगेटिव लिख देता हूं, देन नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस जेड नॉट विल बी फाइनाइट एंड हाईएस्ट नेगेटिव पावर जो होगी पावर विल बी पोल ऑफ ऑर्डर। जो भी हाईएस्ट नेगेटिव पावर अगर जेड माइनस ए के अगर हाईएस्ट नेगेटिव पावर 2 आ रही है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा, 3 आ रही है तो पोल ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा, और 1 आता है तो पोल ऑफ ऑर्डर 1, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पोल, ठीक है। तो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स आप पहचानोगे और कैसे आप निकालोगे कि पोल ऑफ ऑर्डर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू
साइन 2z अपॉन जेड क्यूब। फंक्शन हमें कुछ इस टाइप का दे रखा है, करेक्ट। अब हमें यहां पे ये देखना है कि z इक्वल टू 0 जो है वो मेरा सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब मुझे ये पता करना है कि z इक्वल टू 0 मेरा असेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा कि नॉन असेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा कि रिमूवल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन तो करना ही करना है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी किसके अलोंग होगा, z इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब z माइनस 0 के ही पावर्स में आएगा, इसका मतलब z के ही पावर आएंगे। तो ऑलरेडी यहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे जेड ही है। तो 1 अपॉन जेड क्यूब तो मैं ऐसे ही रख लेता हूं, और जब मैं साइन का एक्सपेंशन करता हूं तो कितना हो जाएगा, साइन का एक्सपेंशन करूंगा तो यहां पे हो जाएगा, देखो साइन जेड का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, पिछली बार में मैंने एक चीज गलती कर दी थी और फैक्टोरियल लगाना भूल गया था। तो आपको फैक्टोरियल भी लगाना है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 भी है, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है। तो आपको साइन कॉस और टेन के जो बेसिक सीरीज एक्सपेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट बार अभी जब मैंने पिछली बार लिखा था तो उसमें फैक्टोरियल भूल गया था, तो आपको फैक्टोरियल भी आप उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 2z तो मेरा ऐसी रहेगा, माइनस 2z की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अभी तो आप ये कह सकते हो कि यहां तो इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है जेड का, लेकिन यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जब मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पे कितना हो गया, 2 अपॉन जेड स्क्वायर, करेक्ट। 2 अपॉन कितना हो गया यहां पे, जेड स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा यहां पे, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जेड की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा ये, जेड की पावर 5 है तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 5 जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो मेरे डिफिनेशन के हिसाब से क्या था कि अब यहां पे आप ये देख लो कि यहां पे, हाँ यहां पे 2 की पावर 3 भी एक रह गया था, ठीक है। अब आप ये देख लो यहां पे कि हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड क्या है। देखो यहां पे जेड के सारे पॉजिटिव पावर्स हैं, यहां पे जेड के पावर 2 है, फिर आगे ऐसे ही जेड के सारे पॉजिटिव पावर्स ही आते रहेंगे, ठीक है। और यहां पे जेड के जो नेगेटिव पावर्स है एक ही है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जेड के नेगेटिव पावर्स तो है नहीं, ठीक है। कि देखो क्योंकि जेड की पावर -2 यहीं पे है ना, बाकी यहाँ पे जेड की पावर 2 है, यहाँ पे फिर आगे जाएगा तो फिर जेड की पावर और ज्यादा हो जाएगी और सीरीज ऐसे चला जाएगा, तो जेड के सारे ही पॉजिटिव पावर आएंगे। यहां पे क्या है कि जेड के नेगेटिव पावर सिर्फ एक ही है, इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स है, तो जेड इक्वल टू 0 जो मेरा सिंगुलर पॉइंट होगा वो नॉन एसेंशियल होगा। और देखो हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड क्या है, एक ही है, और उस वही हाईएस्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड है वो कितना है, जेड की पावर -2। तो यहां पे पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2, इसे आप बोलोगे पोल ऑफ ऑर्डर 2। आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है और फिर देखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो असेंशियल, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो नॉन असेंशियल, और फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट जो मतलब नेगेटिव पावर होगा दैट विल बी पोल ऑफ ऑर्डर। जितना हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगा उसका पोल उतने ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब यहां पे एक लास्ट एग्जांपल क्या है, यहां पे रिमूवल सिंगुलर पॉइंट। एक इसका देख लेते हैं, रिमूवल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो रिमूवल सिंगुलर पॉइंट में आपको पता है कि जब मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करूंगा तो मेरे पास एक भी नेगेटिव पावर नहीं आएगा, जो भी पावर आएगा वो पॉजिटिव पावर आएगा, ठीक है। तो इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप करना चाहोगे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ जेड जो है अगर ये है 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस जेड का करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा अब आप यहां पे देख लो कि यहां पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी भी क्या है, जेड इक्वल टू 0 जो है मेरा कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है। अब आपको क्या करना है, यहां पे फिर से लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, जेड -0 के अलोंग, तो जेड के ही पावर आएंगे। तो यहां पे कर लेते हैं हम 1 माइनस,
कॉस का मैंने बताया था 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस जेड की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 ऐसे रहेगा। अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है। आपको बेसिकली पहले ये करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको ये ब्रैकेट अभी मत लगाओ, यहां पे माइनस है और फिर ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं, 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। फिर ये 1, एक काम करता हूं 1 इसके अंदर ही ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन नहीं 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर है यहां पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 और 1 जो हो जाए मेरा तो कैंसिल ही हो जाएगा। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ही बचेगा। तो अब क्या करते हैं कि देखो इन दोनों को डिवाइड कर, अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, जेड स्क्वायर से जेड की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, जेड की पावर 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, जेड की पावर 6 अपॉन 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखो कि यहां पे भी जेड के पॉजिटिव पावर आ रहे हैं, जेड की पावर 2, जेड की पावर 4, जेड की पावर 6, और यहां पे क्या जेड की कोई नेगेटिव पावर है क्या, अपॉन में जेड है, कोई भी नेगेटिव पावर जेड की नहीं है। तो यहां पे जो जेड इक्वल टू 0 आएगा मेरा, वो क्या आएगा, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट आएगा। तो दोस्तों सिंपल है बिल्कुल कि आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो एसेंशियल, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो नॉन एसेंशियल, और आपके एक भी नेगेटिव पावर नहीं आ रहे हैं तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। और नॉन एसेंशियल में हमने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट नेगेटिव पावर होगा वो हमारा पोल ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें इसी को करना है, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट को। तो एक बार दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है कि पोल ऑफ ऑर्डर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर करने हुए तो कैसे करना है। एक तो मैंने यही हो गया, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करना है, और फिर मुझे देखना है कि अगर फाइनाइट नेगेटिव पावर्स आ रहे हैं तो नॉन एसेंशियल है, और फाइनाइट वाले में सबसे ज्यादा जो बड़ी नेगेटिव पावर आ रही है वो पोल हो गया। अब एक दूसरे तरीके कैसे हैं उसे निकालने के, वो हम समझ लेते हैं। अगर देखो ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। इफ एफ जेड कंटेन्स algebraic function of z, algebraic function of z, then by directly looking at factors, looking at power of factors, we can know at power of factors we can know the order of pole। अगर कोई अल्जेब्रिक फंक्शन है तो ऑर्डर ऑफ पोल, अगर कोई अल्जेब्रिक फंक्शन है तो आप डायरेक्टली उसके क्या है कि अगर उसके फैक्टर्स के पावर देख करके आप बता सकते हो कि उसका पोल का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और अब देखो इस तरीके से एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। अगर एफ जेड मेरा इस टाइप का है सपोज, ठीक है, 1 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 2 और जेड माइनस 2, तो यहां पे देखो सिंगुलर पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या है, जेड इक्वल टू 1 भी मेरा सिंगुलर पॉइंट है और जेड इक्वल टू 2 भी मेरा सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि इस पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये देखो अल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और यहां पे अगर जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 जो मेरा है वो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली इनकी तरफ देख करके बता सकता हूं कि z इक्वल टू 1 पे मतलब z इक्वल टू 1 पे क्या है, मेरा पावर क्या आ रहा है,
2 आ रहा है और z इक्वल टू 2 पे मेरा पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो z इक्वल टू 1 पे आप बोल सकते हो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। और यहां z माइनस 2 वाले पे आप क्या बोल सकते हो, यहां पे पावर क्या है, 1 है, तो z इक्वल टू 2 क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। पोल ऑफ ऑर्डर क्या है मेरा, 1 है। इसी को आप बोलते हो सिंपल पोल। जब ऑर्डर 1 का हो तो आप उसे बोलोगे सिंपल पोल, और जब ऑर्डर 2 का होगा तो आप बोलोगे पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब अगर अलजेब्रिक वाले में भी क्या है कि अगर कहीं पे आप उसे रिड्यूस कर सकते हो फंक्शन को, तो पहले रिड्यूस करोगे फिर उसके बाद उसका देखोगे आप। जैसे इस वाले में ही अगर आपको ये इस टाइप का अगर आ जाता कि ऊपर अगर यहां पे जेड यहां पे अगर सपोज ये 3 होता और ये z माइनस 2 होता है, एक नया एग्जांपल समझ लो इसे आप, तो आपको क्या करना पड़ता, z इक्वल टू 1 पे तो मेरा पावर कितना है, 2 है, तो z इक्वल टू 1 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 ही होता। लेकिन यहां पे आपको पहले इसको रिड्यूस करना है। जब आप रिड्यूस करोगे तो यहां पे z माइनस 2 का स्क्वायर ही बना, ठीक है। तब यहां पे बोलोगे z इक्वल टू 2 पे मेरा ऑर्डर 2 है। ये नहीं बोलोगे कि आप z इक्वल टू 2 पे ऑर्डर मेरा 3 है। पहले आप इसे रिड्यूस करोगे, फिर जो रिड्यूस करने के बाद आएगा उसको देखते हुए आप बोलोगे कि पोल का ऑर्डर क्या है। ये तो आप डायरेक्टली उस जगह पे कर सकते हो जब यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन दिया रहे। लेकिन अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों आ जाए, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। अगर फंक्शन कुछ इस तरीके का हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू अलजेब्रिक अगर आ जाए, ठीक है, तो आप देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बार बार करोगे, बहुत लंबा होगा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और गलतियां भी होंगी, और तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब आप अगर कोई फंक्शन इस टाइप का आएगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंगुलरिटी अगर क्या करना है, लिमिट z टेंडिंग टू z0 रख देना है, और फंक्शन में जो सिंगुलर पॉइंट है उस पर आपको लिमिट रख देना है, और वो सिंगुलर पॉइंट फंक्शन में वो वैल्यू रख करके आपको देखना है। अगर फाइनाइट अपॉन 0 आ जाए, ठीक है, और इसे ये भी कह सकते हो नॉन जीरो अपॉन जीरो, नॉन जीरो अपॉन जीरो की अगर फॉर्म बन जाए तो उस जगह से हमें देखना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, सिंगुलर पॉइंट ऐसे कर देना, लिमिट z टेंडिंग टू 0 fz करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखना है कि जहां जिस जगह पे हमारा फाइनाइट अपॉन 0 आ जा रहा है उस जगह पे मुझे पावर देखनी है, ठीक है। ठीक, मतलब फाइनाइट अपॉन 0 या नॉन जीरो अपॉन 0 आ जाता है, उस जगह पे हमने देखना है, और उससे पहले हमें नहीं देखना है। अगर कहीं पे z इक्वल टू z0 रखने पे इफ एट सम पॉइंट z इक्वल टू 0 z0 पे अगर हमारा 0/0 का फॉर्म बन जाता है, तब वहां पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे और ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे वाला का भी डिफरेंशिएशन करोगे, फिर ये वाली लिमिट पुट करोगे, फिर देखोगे क्या फिर नॉन 0/0 बन रहा है, तो फिर उस जगह से हमें देखना पड़ेगा। फिर अगर जितने बार भी 0/0 बन रहा है आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, और तब तक लगाना है जब तक आपको नॉन 0/0 फॉर्म न दिख जाए। जहां पे आपको नॉन 0/0 फॉर्म दिख जाएगा उसी जगह से आपको बताना है कि पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो एक एग्जांपल भी हम और ले सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं कि जो ट्रिक्स अभी मैंने बताई है आपको, जिसमें फंक्शन में क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू अलजेब्रिक है, और जो भी मैंने बताया है कि नॉन 0/0 फॉर्म अगर जहां पे बन रहा है तो उस जगह से हमें देखना है, और वहीं से हमें आपको पोल ऑफ ऑर्डर पता करना है, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास 3 फंक्शन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक है, यहाँ पे भी अलजेब्रिक दे रखा है, और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दे रखा है। तो इन तीनों जगहों पे हमें बताना है कि पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये ऑलरेडी इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करके हाईएस्ट नेगेटिव पावर वाले मेथड से आपको बता चुका हूं कि इसका z इक्वल टू 0 पे पोल का ऑर्डर क्या होगा।
तो जब मैंने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किया था तो मैंने देखा था z इक्वल टू 0 पे जो मेरा यहाँ पे आ रहा था पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा था, क्योंकि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हाईएस्ट नेगेटिव पावर 2 की आ रही थी। अब हम ट्रिक वाले मेथड से अगर करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि z इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, z इक्वल टू 0, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब मैं क्या बोला था कि लिमिट में रखता हूं z टेंडिंग टू 0, इस पे रख देता हूं साइन 2z अपॉन z क्यूब में रख देता हूं। तो देखो जब मैं z इक्वल टू 0 रखूंगा तो साइन 0 0 और ये 0/0 की फॉर्म बन जा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो यहाँ पे साइन 2z का क्या हो जाएगा, कॉस 2z, और 2z का हो जाएगा 2 अपॉन z क्यूब का कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर। ये हो गया एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद। अब फिर इसमें अब z इक्वल टू 0 पुट करो। जब z इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और 2, तो 2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू 0 करोगे 0 फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, फाइनाइट अपॉन 0 का फॉर्म आ गया, फाइनाइट अपॉन 0 का फॉर्म आ गया, या कह सकते हो आपकी नॉन जीरो अपॉन 0 का फॉर्म आ चुका है। हाँ, तो नॉन जीरो अपॉन 0 का फॉर्म कहां से आया है, यहां से आया है। तो यहां पे आपको जो z इक्वल टू 0 की पावर देखनी पड़ेगी। यहां पे z की पावर कितनी है, 2 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। देखो क्वेश्चन में इंसान क्या करता, देखते ही इसे बोल देता z इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, लेकिन z इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 नहीं है। अगर ये सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन होता तब आप कह सकते थे, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों मिला के आ जाता है तब आपको जो दिखता है एक्चुअली वो होता नहीं है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे मुझे पोल ऑफ ऑर्डर 3 दिख रहा था, लेकिन मैंने जब देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि z इक्वल टू 0 पे एक्चुअली पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, वो 2 है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से भी आपने देखा था कि यही आ रहा था कि z इक्वल टू 0 पे मेरा जो है पोल ऑफ ऑर्डर 2 निकल के आया है, क्योंकि मुझे यहां से देखना पड़ा है और इसी जगह पे मुझे फाइनाइट अपॉन 0 या नॉन जीरो अपॉन 0 का फॉर्म यहां से बन रहा था। अब यही कंसेप्ट मैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन में लगा लेता हूं। तो देखो यहां पे क्या है, 1 अपॉन z इक्वल टू 0, यहां पे भी क्या है, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है, क्योंकि 0 रखने पे ही ये फंक्शन इंफिनिटी बन जा रहा है। यहां पे भी z इक्वल टू 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तब भी ये इंफिनिटी बन जा रहा है। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, z इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो अब मैं यही काम करता हूं, यहां पे भी लिमिट z टेंडिंग टू 0 1 अपॉन z e की पावर z माइनस 1 रख देता हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, 1 तो यही रह गया, z इक्वल टू 0 जब रखा तो मेरा ये आ गया 0। तो देखो क्या हो गया, फाइनाइट अपॉन 0, या कह सकते हो नॉन जीरो अपॉन 0 मेरा आ रहा है। कहां से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। तो मुझे यहीं से देखना है कि पोल का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो एक तो z की पावर यहां से आ रहा है और एक z की पावर यहां से आ रहा है। तो z इक्वल टू 0 जो होगा पोल ऑफ ऑर्डर 2 आएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 आएगा, क्योंकि 1/0 का फॉर्म एक तो यहां से बन रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 0 यहां से बन रहा है, और एक यहां से भी तो बन रहा है कि e की पावर z इक्वल टू 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो यहां से भी एक बार 1 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब फाइनाइट अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, और एक बार यहां से भी फाइनाइट अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है। तो 2 बार बन रहा है। तो वहां पे मुझे क्या कह सकते हो, z इक्वल टू 0 जो होगा पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक पहला वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस वाले में क्या है। यहां इस वाले में देखो, आपको देखते ही अगर कोई जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा, z इक्वल टू पाई पे मेरा जो है पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, लेकिन ऐसा देखते हैं कि है कि नहीं है। तो फिर से कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी, मैंने कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी में z माइनस पाई इक्वल टू 0 रखा, तो z इक्वल टू पाई आ गया। तो इसका मतलब z इक्वल टू पाई जो है मेरा सिंगुलर पॉइंट है। अब मुझे फिर से वही काम करना है, लिमिट z टेंडिंग टू पाई साइन z अपॉन z माइनस पाई का स्क्वायर करना है। जब मैंने z इक्वल टू पाई रखा तो साइन पाई 0 अपॉन यहां पे z इक्वल टू पाई रखा तो 0, तो भाई यहां पे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। तो साइन z का क्या हो जाएगा, कॉस z अपॉन 2z माइनस पाई, करेक्ट। अब फिर से मैं z इक्वल टू पाई रखता हूं इसमें, तो कॉस पाई कितना होता है, -1 अपॉन यहां पाई रखता हूं तो 0 हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0। तो यहां पे क्या आ गया, फाइनाइट अपॉन 0 आ गया, या कह सकते हो फाइनाइट अपॉन 0 आ गया, या फिर कह सकते हो आप नॉन जीरो अपॉन 0 का फॉर्म आ गया। तो नॉन जीरो अपॉन 0 का फॉर्म कहां से आया, यहां से आया ना। तो यहां से आया तो यहां पे z
माइनस पाई की पावर कितनी है, 1 ही तो है। तो इसका मतलब है कि z इक्वल टू पाई पे मेरा जो सिंगुलरिटी निकल के सिंगुलरिटी जो है वो पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, 1 का है, क्योंकि z माइनस पाई की जो पावर है 1 है। तो z इक्वल टू 1, z की पावर कितनी आई, 1। तो आप कह सकते हो कि z इक्वल टू पाई पे मेरा जो आ रहा है पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। उसी को आप सिंपल पोल भी बोलते हो कि मेरा सिंपल पोल आ रहा है z इक्वल टू पाई पे। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हो कि कैसे आ रहा है और मतलब कैसे नहीं आ रहा है। तो क्लियरली आप कोई सा भी क्वेश्चन इसी तरीके से आप जल्दी से निकालोगे। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके के सारे ट्राई करोगे और फिर देखोगे कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कैसे रेसिड्यू निकालते हैं और कंटूर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो बस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यही पार्ट बचा है कि कंटूर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।